गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में बेटा हमने 5वां चैप्टर शुरू कर लिया था विद्युत धारा, और उसमें हमने बेसिक विद्युत धारा की परिभाषा, उसके मात्रक, विमा, ये सब हमने सीख ली। उसके बाद हमने धारा घनत्व की बात कर ली, और उसके बाद हमने पढ़ा था चालक की सतह पर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन का अपवहन वेग। इलेक्ट्रॉन का अपवहन वेग, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का अपवहन वेग क्या होता है, कैसे इलेक्ट्रॉन गति करता है, उसके बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था। तो हमने सीखा था कि चालक की सतह पे जो इलेक्ट्रॉन होता है, चालक की सतह पे जो इलेक्ट्रॉन होता है, जब हम उसको बाह्य विद्युत क्षेत्र से जोड़ देते हैं, मतलब हम उसको बैटरी से जोड़ देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन पे ऋणात्मक आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो विद्युत धारा के विपरीत दिशा में जिस वेग से गतिशील होता है उसे हम बोलते हैं अपवहन वेग, उसे हम बोलते हैं अपवहन वेग। और हमने अपवहन वेग का परिमाण का सूत्र Vd बराबर E tau बटा m into कैपिटल E, ये सूत्र हमने व्युत्पन्न कर लिया था। ये अपवहन वेग का परिमाण था। इसका सदिश रूप भी दे दिया था, Vd सदिश बराबर माइनस E tau बटा m into E वेक्टर। हमने ये सीख लिया था, ठीक है ना। ये दोनों सूत्र हमने व्युत्पन्न कर दिए। ये हमारा सदिश रूप था और ये उसका परिमाण था। जहां पे E इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है बेटा, तो विश्रांति काल जो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराते हैं उनके तो कर्मागत टकरों के बीच का समय होता है। विश्रांति काल तो कर्मागत टकरों के बीच का समय होता है। उस कण का द्रव्यमान या इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और ई विद्युत क्षेत्र जो बाह्य विद्युत क्षेत्र आपने आरोपित किया है उसका परिमाण है। तो ध्यान से देखो, ये माइनस साइन सदिश रूप में माइनस साइन ये निर्देशित कर रहा है कि Vd और E की दिशा एक दूसरे के विपरीत है। मतलब अगर हम बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है, सतह का जो इलेक्ट्रॉन है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में Vd वेग से गति करता है, या जिस वेग से गति करता है उसे बोलते हैं अपवहन वेग, इलेक्ट्रॉन का अपवहन वेग। तो इनमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जिसमें ये देखो, ये पूरी राशि नियत हुई। E इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो विश्रांति काल वो धातु की उसमें प्रकृति पर निर्भर करता है कि धातु किस चीज की बनी हुई है। तो tau जो विश्रांति काल है ये भी आपका नियत हुआ, और m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ये भी नियत हुआ। तो ये जो राशि है वो एक नियतांक हुई, कांस्टेंट हुई। इसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट, नियतांक। ये राशि कांस्टेंट हो। अब अगला अपना टॉपिक इसी से संबंधित है, गतिशीलता। अपवहन वेग से संबंधित ही है ये गतिशीलता। जैसे हमने इलेक्ट्रॉन का अपवहन वेग पढ़ा, वैसे इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता की बात करें। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं मोबिलिटी, जिसको म्यू से निर्देशित करेंगे। अपवहन वेग की या का संबंध इससे भी होता है। हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता क्या होती है, तो हम इस कॉन्सेप्ट से हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का अपवहन वेग आरोपित विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। ये चीज कांस्टेंट है ना, तो हम ऐसा बोल सकते हैं Vd समानुपाती E। गतिशीलता की जो परिभाषा है देखो निकल के आएगी, इलेक्ट्रॉन का अपवहन वेग, इलेक्ट्रॉन का अपवहन वेग चालक, इलेक्ट्रॉन का अपवहन वेग, किसी चालक के इलेक्ट्रॉन का अपवहन वेग, किसी चालक के इलेक्ट्रॉन का अपवहन वेग चालक पर आरोपित विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। जनरल ये चीज तो यही से पता चल रही है कि जो Vd का मान है वो E पर निर्भर करेगा। बाह्य विद्युत क्षेत्र ज्यादा बड़ा या उसका परिमाण ज्यादा होगा तो अपवहन वेग, इलेक्ट्रॉन का अपवहन वेग ज्यादा होगा, कम होगा तो कम होगा। इसका मतलब Vd और E एक दूसरे के समानुपाती हैं। Vd समानुपाती E। तो अपनी स्टेटमेंट देखा, किसी चालक के इलेक्ट्रॉन का अपवहन वेग चालक पर आरोपित विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। अर्थात हमारा सूत्र बन गया बेटा Vd समानुपाती E, Vd समानुपाती E। अब अगर मैं समानुपाती चिन्ह को हटाता हूं तो एक कांस्टेंट लेता हूं जिसे मैं क्या बोलूंगा, म्यू। तो Vd बराबर आपके पास सूत्र बन गया म्यू इनटू E, जहां पे म्यू क्या है, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता। म्यू क्या है, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता, एक नियतांक मान होता है। और म्यू का मान कितना होगा, अगर मैं उससे तुलना करूं, इसको समीकरण संख्या में जो भी है 1 दे दूं, और ये मेरी समीकरण जो भी थी पीछे वाली, उससे अगर मैं तुलना करूं तो म्यू का मान कितना है आपके पास, E tau बटा m, एक नियतांक है। म्यू क्या है, एक नियतांक, जिसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता। E tau बटा m, E इलेक्ट्रॉन पे आवेश, m द्रव्यमान, tau विश्रांति काल, धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है किसका मान कितना होगा। तो ये भी एक तरह का कांस्टेंट हुआ। तो ये एक नियतांक हुआ जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता। इसका जो मान है वो म्यू बराबर Vd अपॉन E। हम इसकी परिभाषा इस सूत्र से भी दे सकते हैं। इलेक्ट्रॉन के अपवहन वेग
वह आरोपित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता कहते हैं। अगर आपसे केवल गतिशीलता की परिभाषा पूछे तो हम लिखेंगे किसी चालक के उपस्थित इलेक्ट्रॉन के अपवहन वेग, किसी चालक के इलेक्ट्रॉन के अपवहन वेग व आरोपित विद्युत क्षेत्र के अनुपात को इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता कहते हैं। आसान टॉपिक है, यह आसान परिभाषा है। इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता की परिभाषा पूछे तो ये लिखोगे किसी चालक के इलेक्ट्रॉन के अपवहन वेग व आरोपित विद्युत क्षेत्र के अनुपात को इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता कहते हैं। इस सूत्र से हमने ये परिभाषा लिखी है, बहुत जनरल है, इसमें कोई समस्या नहीं है। मतलब जैसे जैसे E बढ़ाएंगे वैसे वैसे VD बढ़ेगा, जैसे जैसे E बढ़ाएंगे वैसे ही VD बढ़ेगा। मतलब अनुपात हमेशा क्या होगा, एक नियतांक। अनुपात क्या होगा, नियतांक। बट अलग अलग धातुओं के लिए इसका मान अलग अलग हो सकता है, क्योंकि लिए उसका जो विस्मांती काल है वो चेंज हो जाता है। तो हम बोलेंगे एक कांस्टेंट मान होता है, अलग अलग धातुओं के लिए इसका मान अलग अलग हो सकता है। तो अब मैं इस VD का म्यू का मात्रक पूछूं आपसे, म्यू का मात्रक क्या होगा, क्वेश्चन पूछ लेते हैं गतिशीलता का मात्रक। तो म्यू का मात्रक आप इसी सूत्र से देखो, VD का मात्रक जो है वो क्या हुआ, मीटर प्रति सेकंड, और E का मात्रक वोल्ट पर मीटर या न्यूटन प्रति कूलम। तो जब मैं इसको हल करूंगा तो क्या होगा, मीटर ऊपर चला जाएगा, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड म्यू का मात्रक हुआ, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड आपके म्यू का मात्रक हुआ। अब अगर मैं इसकी विमा लिखना चाहूं, म्यू की विमा, तो म्यू की विमा देखो बेटा बहुत आसान होती है। मीटर स्क्वायर ऊपर लिख दिया आपने L2, वोल्ट W अपॉन Q, वोल्ट की जो विमा है वो W अपॉन Q लिखोगे। W की विमा, कार्य की विमा m1 L2 t-2 अपॉन Q की विमा a1 t1 इनटू सेकंड, सेकंड की विमा क्या हो गई t1, सेकंड की विमा क्या हो गई t1। इसको आप हल कर दो, ये वाली राशि ऊपर जाएगी, या t1 से t1 काट दो, t1 से t1 कट जाएगा, a1 ऊपर जाएगा। तो ध्यान से देखो L2 A1, ये A1 वैसे सीधा ऊपर गया है, ये तो ऊपर रहा, और नीचे आपका है M1 L2 t-2, और हल कर लो, M पर गया M-1, L2 से कट गया L0, t-2 पर गया T2 A1। ये गतिशीलता की विमा की, आपको रटनी नहीं है, आपको सीधा इस सूत्र से, इस मात्रक से विमा लिखनी है, मात्रक से आपको डायरेक्ट विमा लिखनी है। तो आपने गतिशीलता की परिभाषा सीख ली, गतिशीलता का सूत्र निकाल लिया, विमा मात्रक लिख लिए। अगर मैं बोलूं कि मेरा E कांस्टेंट हो, यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कांस्टेंट हो, E नियत हो, E नियत होने वाली स्थिति में आपने VD बराबर म्यू ही लिखा सूत्र, तो VD का मान जो है वो म्यू के समानुपाती होगा। अगर E कांस्टेंट है तो VD का मान जो है वो म्यू के समानुपाती, तो हम लिखेंगे VD समानुपाती म्यू। अलग अलग धातुओं के लिए, दो अलग अलग धातुओं के लिए हम तुलना करें अपवहन वेग की, VD1 बटा VD2, दो अलग अलग धातुओं के लिए तो μ1 बटा μ2, धातुओं के लिए आपका μ1 μ2 जो है वो अलग अलग होगा। तो दो अलग अलग धातुओं के लिए अगर E कांस्टेंट रख के हम VD1 VD2 की तुलना करें तो कुछ अनुपात इस टाइप का आएगा, समीकरण संख्या 2। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था गतिशीलता, जो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे करेंगे बेटा अपवहन वेग व विद्युत धारा में संबंध। गतिशीलता वाला टॉपिक इतना ही था, छोटा सा टॉपिक है, इजी, आपको समझ में आ गया। अगला टॉपिक है आपका इलेक्ट्रॉन के अपवहन वेग व विद्युत धारा में संबंध ज्ञात करेंगे। अपवहन वेग व विद्युत धारा में हमें संबंध ज्ञात करना है, ठीक है, इसको ध्यान से समझो, इजी टॉपिक है। अपवहन वेग व धारा में संबंध 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। अपवहन वेग व धारा में संबंध, अपवहन वेग व विद्युत धारा में संबंध। विद्युत धारा का अपवहन वेग से कैसे संबंध होता है, विद्युत धारा में संबंध। देखो ध्यान से, इजी सा डेरिवेशन है। हम एक चालक ले लेते हैं बेटा, हम एक बेलनाकार चालक ले लेते, तार कुछ भी जो भी है, जिसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल a है। अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कितना है a, इसकी लंबाई जो है वो मैंने लिख ली सपोज l, इसकी टोटल लंबाई कितनी मान ली l।
अगर मैं इसके आयतन की बात करूं तो A इंटू एल, इसकी सतह पे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी सतह पे क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। जैसे ही मैं इसको बाह्य विद्युत क्षेत्र से कनेक्ट करता हूं, जैसे मैं इसमें बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करता हूं, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो vd वेग से इस दिशा में गतिशील होते हैं, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गतिशील होते हैं। ये हमने सीख लिया था पहले। बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित किया हुई, इसकी वजह से इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है इस दिशा में। I की दिशा क्या है, इसको मैं x सिरा मान लूं, इसको मैं y सिरा मान लूं। I की दिशा x2y है, इलेक्ट्रॉन का अपवहन वेग है, इलेक्ट्रॉन जिस वेग से गति कर रहे हैं y2x, इलेक्ट्रॉन कौन सी दिशा में गति कर रहे हैं, y2x में, ठीक है। और किस वेग से गति कर रहे हैं, vd वेग से। इन पे जो बल लग रहा है वो भी y2x ही लग रहा है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो x2y है। अब ध्यान से देखो, मुझे तो विद्युत धारा का अपवहन वेग में संबंध निकालना, मतलब vd और I में संबंध निकालना है। हम क्या करेंगे कि इस चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या मान लेंगे। माना चालक XY, ये जो लिया आपने पूरा, या आपको वैसे लिख लो, माना चालक के एकांक आयतन में, मतलब एक आयतन में, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या स्मॉल n है। मान ली कि इसकी इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, स्मॉल है। हमारे पास कुल आयतन कितना है, A इंटू एल, तो कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या पूरे आयतन में कितनी होगी, इसके आयतन से गुणा कर लेंगे। अतः चालक के कुल आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, उसको मैं कैपिटल N से निर्देशित करूं, स्मॉल n इंटू A इंटू L, समीकरण संख्या 1। ये चीज क्लियर होगी। मैंने ऐसा मान लिया कि इसके एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या स्मॉल n है। मेरे पास टोटल आयतन है चालक का, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इंटू इसकी लंबाई A इंटू L, तो कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या इतनी आ गई, कैपिटल N। कितनी आ गई, कैपिटल N। अब मैं ऐसा मानता हूं कि सपोज डेल्टा t समय में इससे डेल्टा q आवेश प्रवाहित हुआ हो। एक समय अंतराल ले लिया, छोटा समय अंतराल, माना चालक से डेल्टा t समय अंतराल में या डेल्टा t समय में डेल्टा q आवेश, भाई जब इसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो इसमें आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, ठीक है ना, आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इससे प्रवाहित हो रहे हैं। डेल्टा t समय में, एक समय अंतराल लेके डेल्टा t समय में डेल्टा q आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, तो I बराबर विद्युत धारा क्या होगी, डेल्टा q अपॉन डेल्टा t, समीकरण संख्या। इसमें कोई समस्या? मान लो डेल्टा t समय में डेल्टा q आवेश प्रवाहित हो रहा हो, तो I बराबर डेल्टा q अपॉन डेल्टा t लिखा जाएगा, औसत धारा का सूत्र। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ यहाँ पे डेल्टा q का मान कितना है, चूंकि डेल्टा q बराबर कैपिटल N इंटू E, q बराबर N, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश जो है वो क्वांटाइज मतलब क्वांटा के रूप में, पैकेट्स के रूप में प्रवाहित होता है। तो कैपिटल N अपने पास कुल आवेश आ गए, इलेक्ट्रॉन, कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या, और E इलेक्ट्रॉन पे आवेश, तो डेल्टा Q का मान कितना आया, स्मॉल n A इंटू L इंटू E, इक्वेशन नंबर 3। अब हम बात करें कि मान लो डेल्टा Q आवेश y2x L लंबाई में डेल्टा t समय में प्रवाहित हो रहे हैं, तो समय, दूरी और चाल के संबंध से, समय, दूरी व चाल के संबंध से समय, ऐसे लिख लो, माना डेल्टा q आवेश डेल्टा t समय में चालक के y सिरे से x सिरे तक, डेल्टा q आवेश डेल्टा t समय में चालक के y सिरे से x सिरे तक vd वेग से गतिशील है। अपवहन वेग कितना होगा, vd वेग से गतिशील है, तो
मैं आपसे पूछूं, बताओ वेग, दूरी और समय में रिलेशन। वेग बराबर दूरी बटा समय, वेग बराबर दूरी बटा समय, तो vd बराबर दूरी कितनी तय कर रहे हैं, आवेश कैपिटल L, कितने समय में, डेल्टा t समय में, तो vd बराबर L अपॉन डेल्टा t, vd बराबर L अपॉन डेल्टा t, या मैं लिखूं यहां से डेल्टा t का मान, तो आप लिखोगे L अपॉन vd, समीकरण संख्या 4। और अब आपको कुछ नहीं करना, डेल्टा q का ये वाला मान और डेल्टा t का ये वाला मान समीकरण 2 में रख लो, समीकरण 2, 3 व 4 से, समीकरण 2, 3 व 4 से, देखो समीकरण 2 में मान रख लो, I बराबर डेल्टा q का मान क्या है बेटा आपके पास, स्मॉल n a इंटू l इंटू e अपॉन डेल्टा t का मान कितना बेटा, l अपॉन vd, l अपॉन vd, देखो ध्यान से l कट गया, I का मान आया आपके पास, ये vd ऊपर चला जाएगा, स्मॉल n स्मॉल e a vd, I बराबर n e a vd, ये आपके पास एक सूत्र आ गया और यही आपका संबंध है समीकरण संख्या 5। ये विद्युत धारा व अपवहन वेग के मध्य संबंध आ गया, विद्युत धारा व अपवहन वेग के मध्य संबंध यही है, I बराबर n e a vd, जहां vd इलेक्ट्रॉन का अपवहन वेग, a चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, इलेक्ट्रॉन का आवेश, n एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या। अगर एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या E और A ये नियत हो तो I समानुपाती VD होता है, I समानुपाती VD होता है। देखो इससे हम एक और संबंध ज्ञात कर सकते हैं, धारा घनत्व व अपवहन वेग में संबंध। अगर मैं इस A को इसके अपॉन में लिया तो I बटा A क्या हो गया, धारा घनत्व J, जिसका मान कितना आया, NeVD। तो ये एक और संबंध आ गया अपने पास, धारा घनत्व व अपवहन वेग में संबंध। धारा घनत्व का मान भी अपवहन वेग के समानुपाती ही होता है, ठीक है। तो हमने ये संबंध अच्छे से ज्ञात कर लिया। तो इसमें आपको लॉजिकली ध्यान रखना कि हमने किया क्या है, हमने एक चालक लिया है जिसकी लंबाई L अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A, इसके एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या स्मॉल n, फिर हमने बोला कि भाई जब हम इसको बाह्य विद्युत क्षेत्र से जोड़ते हैं, विभवांतर आरोपित करते हैं, तो आपके इलेक्ट्रॉन vd वेग से विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गतिशील होते हैं, ठीक है। तो हमने ऐसा मान लिया कि इसके एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या n है, तो कुल आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या n into Al होगी। अब हम जानते हैं कि अगर मान लो डेल्टा t समय में डेल्टा q आवेश प्रवाह हुआ हो y2x, तो I बराबर डेल्टा q अपॉन डेल्टा t। डेल्टा q का मान क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाली प्रॉपर्टी से q बराबर n से रख दिया हमने, n का मान आपके पास ये था, कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या ये थी, वो मान रख लिया। अब हमने डेल्टा t का मान निकाल लिया, हमें पता था चालक की लंबाई पता है, चालक में इलेक्ट्रॉन जिस वेग से गतिशील है वो वेग पता है, और उसके बाद हमें समय पता है कि डेल्टा t समय में इलेक्ट्रॉन y2x पहुंचे, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, या पहले हमने वेग निकाल लिया, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो डेल्टा t का ये मान आ गया। अब आपने डेल्टा t डेल्टा q के मान समीकरण 2 में रखते हैं, आपका आंसर आ गया, ठीक है ना, कितना इजी डेरिवेशन। अगला जो संबंध है वो है अपवहन वेग व विभवांतर में संबंध, ठीक है, छोटे छोटे संबंध और इजी है। अपवहन वेग व विभवांतर में संबंध, अपवहन वेग व विभवांतर में संबंध, देखो कितना इजी है, कुछ भी नहीं करना उसमें, आपको डायग्राम दोबारा से नहीं बनाना, आपने बना लिया एक बार डायग्राम। अपवहन वेग व विभवांतर में संबंध, विभवांतर में संबंध, देखो इलेक्ट्रॉन का अपवहन वेग vd और विभवांतर वेग, इसमें हमें संबंध ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि हमें पता है सूत्र पहले से ही कि vd बराबर म्यू इंटू ई, समीकरण संख्या ये। आपको ये डायग्राम दोबारा से नहीं बनाना, आप डायरेक्ट लिखोगे हम जानते हैं कि vd बराबर म्यू, ठीक है। अब मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में भी संबंध जानते हैं, विभवांतर व विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध से, विभवांतर व विद्युत क्षेत्र के संबंध से, ध्यान से देखो हमारे चालक की कुल लंबाई L, इसके सिरों पे विभवांतर V, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर V by T, ऐसा कोई सूत्र पढ़ा था पिछले चैप्टर में, तो E बराबर V by कैपिटल L। आपके चालक की लंबाई कितनी है L, तो आप क्या लिखोगे इसको L, E बराबर V by L, समीकरण संख्या 2, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से Vd बराबर म्यू V by कैपिटल L, म्यू कांस्टेंट, L चालक की लंबाई कांस्टेंट,
देन वीडी समानुपाती कैपिटल बी। चालक के अपवहन, चालक की सतह पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन का अपवहन वेग विभवांतर के समानुपाती होता है, क्योंकि हमें पता है V और EB एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। जैसे जैसे मैं चालक का विभवांतर ये सिरों पे विभवांतर बढ़ाऊंगा, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन का अपवहन वेग भी बढ़ेगा। बस यही संबंध है, बहुत इजी सा है, ठीक है ना। तो ये छोटे छोटे हमने 2-3 डेरिवेशन किए हैं, बहुत आसान है, ठीक है। एक बार समझ लो, फिर उसके बाद लॉजिकल है, कॉन्सेप्चुअल है, इजी है। अब अपना आ गया ओम का नियम। अब हमें क्या पढ़ना है बेटा? ओम का नियम, ठीक है। फिर हम ओम के नियम की व्युत्पत्ति की देखेंगे, ओम का नियम और ओम के नियम की व्युत्पत्ति, ठीक है। इजी है टॉपिक, बेसिक है, सारा पढ़ा हुआ पहले आपका। ओम का नियम पढ़ा हुआ 10वीं क्लास में। ओम का नियम क्या कहता है? ओम एक वैज्ञानिक का नाम था। ओम का नियम, ओम का नियम ओम्स लॉ, इसको हम ओम्स लॉ के नाम से जानते हैं, ठीक है। जनरल समझने की कोशिश करना। आपके पास एक चालक है, क्या है बेटा? चालक, ठीक है। इसकी सतह पे इलेक्ट्रॉन होते हैं। चालक जो भी है XY, ये आपका चालक है। इसको मैं एक बैटरी से जोड़ दूं V1 की, तो इसमें धारा प्रवाहित होती है I प्लस माइनस V1। कंडीशन सुनो, धारा इसके X सिरे से प्रवेश करी, Y में निकली वापस। धारा का काम क्या था? मैंने बोला पहले भी, धारा का मान बैटरी से ऊर्जा लेना, X सिरे को देना, जैसे ऊर्जा खत्म हो Y सिरे पे पहुंचती है, वापस नीचे माइनस पे आती है, फिर यहाँ से धारा ऊर्जा उठाती है, फिर X सिरे को देती है, फिर Y पे पहुंचती है। इस तरह से धारा कंटिन्यूअस चालक को ऊर्जा प्रदान करती है, चालक को ऊर्जा देती रहती है, ये धारा का काम है। अब ओम का नियम क्या कहता है? ठीक है, ये चालक है तो इसका कोई प्रतिरोध भी होता है। चालक का प्रतिरोध अब आगे टॉपिक डिस्कस करेंगे, प्रतिरोध क्या चीज होती है। पहले हम बात करते हैं कि अगर चालक की भौतिक अवस्थाएं समझ गए, इसकी लंबाई, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ताप, दाब, इन सब को नियत रखा जाए। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, ताप, दाब, उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, लंबाई आदि को नियत रखा जाए, तो चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। यदि किसी चालक के सिरों के मध्य, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, लंबाई, ताप, दाब आदि को नियत रखा जाए, ठीक है ना। कंडीशन समझना, ये सब कांस्टेंट होनी चाहिए, मान बदलने नहीं चाहिए ना। ऐसा नहीं चालक की लंबाई बदल दी, उसका अनुप्रस्थ काट बदल दिया, क्षेत्रफल बदल दिया, आदि को नियत रखा जाए, तो चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, अर्थात V समानुपाती I, इसका मतलब क्या हुआ? आरोपित विभवांतर V था, तो यहाँ पे जो विभवांतर उत्पन्न होगा या चालक के सिरों के मध्य जो विभवांतर V उत्पन्न होगा वो I पर निर्भर करेगा। अगर मैं I का मान बढ़ाऊंगा तो V का मान भी बढ़ेगा, I का मान बढ़ाऊंगा तो V का मान भी बढ़ेगा, जनरल बात है। अर्थात आपके पास सूत्र आया निकल के, अर्थात V समानुपाती कैपिटल I, V समानुपाती कैपिटल I। जब समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा कैपिटल R, हम उसको लिखेंगे R इंटू I, जहां R चालक का प्रतिरोध है। ये आपके पास सूत्र आ गया परमाणु समीकरण संख्या 1, जहां R एक समानुपातिक नियतांक है। R क्या है? एक नियतांक, एक समानुपातिक नियतांक है।
जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। चालक का प्रतिरोध रेजिस्टेंस कहते हैं। ये चालक का क्या होता है बेटा? प्रतिरोध। यहां से R का सूत्र बन गया आपके पास V बटा I। R का सूत्र क्या बन गया? V बटा I। अलग अलग चालकों के लिए R का मान अलग अलग होता है। अलग अलग चालकों के लिए R का मान अलग अलग होता है। R बराबर आपके पास सूत्र आ गया V बटा I। आपको V और I के मात्रक पता है। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ R का मात्रक क्या होगा? ओम। ये जो चालक का प्रतिरोध है उसका मात्रक क्या होता है? ओम, क्योंकि ओम ने इसको परिभाषित किया था। तो R का मात्रक क्या होगा बेटा? R का मात्रक ओम होता है। इसको हम ऐसे निर्देशित करते हैं, ओम होता है। या हम लिखें 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर, या 1 ओम बराबर 1 वोल्ट पर एम्पियर। अगर आपसे किसी 1 ओम की परिभाषा पूछे, चालक का प्रतिरोध 1 ओम कितना होता है उसकी परिभाषा पूछे, तो हम लिखेंगे यदि किसी चालक में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने से सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर का मान 1 वोल्ट हो, अर्थात चालक का प्रतिरोध कितना होगा? 1 ओम। चालक का प्रतिरोध कितना होगा बेटा? 1 ओम। तो 1 ओम की परिभाषा क्लियर होगी। चालक का R का मात्रक समझ गए। अगर आपसे पूछे बताओ R की विमा क्या होगी, तो आप लिखोगे R की विमा बराबर V की विमा बटा I की विमा। V की बटा I की विमा, V की विमा लिख लो बटे I की विमा। V की विमा अभी हम सीखते हैं, V को हम लिखते हैं W/Q, M1L2T-2 अपॉन Q की विमा A1 T1 इंटू I की विमा एम्पियर होती है A1। हल करने से आंसर आया M1L2T-3 A-2। ये आपके R की विमा आ गई। कितना आसान होता है विमा लिखना अगर आपको सूत्र पता होता है। आपने क्या क्या सीख लिया? ओम के नियम में परिभाषा सीख ली, पर सूत्र निकाल लिया R बराबर V अपॉन I। क्या चालक का प्रतिरोध V और I पर निर्भर करता है? नहीं। V और I का क्या होता है बेटा? अनुपात। जैसे जैसे मैं V बढ़ाऊंगा वैसे वैसे I बढ़ेगा, या जैसे जैसे मैं I बढ़ाऊंगा वैसे वैसे मेरा V बढ़ेगा। इसका मतलब R तो एक कांस्टेंट मान हुआ। ये जो R है वो अलग अलग चालकों के लिए अलग अलग हो सकता है। ये चालक की प्रकृति पर या चालक की अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, न कि और चालक के प्रकार में किस वस्तु का चालक है उस पर निर्भर करता है, न कि V और I पर। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। R बराबर V अपॉन I का मतलब क्या हुआ? किसी चालक का जो प्रतिरोध है वो V और I पर निर्भर नहीं करता, ये तो एक उसका अनुपात होता है, कांस्टेंट मान होता है। तो ये चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, उसकी लंबाई और उसके माध्यम पर निर्भर करता है कि वो किस माध्यम का बना हुआ है चालक, किस सोने का है कि चांदी का है कि लोहे का है कि जो भी है उस पर निर्भर करता है। अब मैं ध्यान से देखूं, आपने लिखा V समानुपाती I। V और I के बीच एक ग्राफ खींचो, तो ग्राफ कैसा होगा? आपने बोला V समानुपाती I, तो मैंने V और I के बीच एक ग्राफ खींचा। एक्स एक्स पे आपने ले लिया सपोज V वोल्ट में, V का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। और y एक्सिस पे आपने ले ली धारा जिसका मात्रक होता है एम्पियर। और अगर मैं इन दोनों के बीच ग्राफ खींचूं, V समानुपाती I, जैसे जैसे V का मान बढ़ेगा वैसे वैसे I का मान बढ़ेगा, या जैसे जैसे I का मान बढ़ेगा वैसे वैसे V का मान बढ़ेगा। ग्राफ कैसा होगा? रेखीय, बिकॉज़ V समानुपाती I है। V समानुपाती I है। एक तरीका तो ये, अगर मैं इस ग्राफ से प्रतिरोध का मान ज्ञात करना चाहूं, इस पे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, इस ग्राफ से प्रतिरोध कैसे ज्ञात करते हैं? V और I के बीच ग्राफ दिया होता है, उसका प्रतिरोध ज्ञात करना होता है। देखो इसके दो तरीके हैं। ये जो इस ग्राफ का झुकाव है उससे भी हम प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं। जैसे दो बिंदु ले लिए मैंने, दोनों बिंदुओं को मैंने एक्स एक्सिस पे भी मिला दिया, दोनों बिंदुओं को मैंने वाई एक्सिस पे भी दे दिया। ये कोण मुझे पता है थीटा है, यहां से मैं कोण माप लूंगा, ये कोण मैं ज्ञात कर सकता हूं। ये जो अंतर होगा वो धारा का अंतर डेल्टा I, और ये जो अंतर होगा वो डेल्टा। अगर मैं इस त्रिभुज में tan थीटा का सूत्र लिखूं, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब आपका कितना है? डेल्टा I, और आधार कितना है? डेल्टा V। थीटा के साथ वाली भुजा आधार होती है, बट हमारा R का सूत्र तो होता है डेल्टा V अपॉन डेल्टा I। क्योंकि हम जानते हैं R बराबर, अगर हम इस सूत्र से डायरेक्ट, इस ग्राफ से डायरेक्ट R ज्ञात करना चाहें तो मैं डेल्टा V अपॉन डेल्टा V, इसका अंतर बटा इसका अंतर, V अपॉन I होता है ना सूत्र, तो डेल्टा V अपॉन डेल्टा I, इस सूत्र से R डायरेक्ट ज्ञात कर सकता हूं। ठीक है, मैं क्वेश्चन पे बताऊंगा इस टाइप का।
तो इस सूत्र से अपने पास डेल्टा ई अपॉन डेल्टा वी है, तो ये क्या हुआ, ये 1 अपॉन आर, मतलब tan थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन आर। तो r इक्वल्स टू क्या हो गया, 1 अपॉन tan थीटा या cot थीटा। अगर आपको ये थीटा पता है, v और i के मध्य ग्राफ खींचने से जो थीटा निकलता है अपना, ये कौन पता है थीटा, तो इसका जो झुकाव है, tan थीटा हमारा क्या होता है, झुकाव, झुकाव का व्युत्क्रम जो है, झुकाव का जो व्युत्क्रम है वही हमारा प्रतिरोध होता है, या r बराबर cot थीटा से भी ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं जस्ट जनरल न्यूमेरिकल जो एग्जाम में पूछा हुआ है, इसमें ओम्स लॉ पे न्यूमेरिकल पूछा था एक बार छोटा सा, और वो देखो कितना आसान था। उसमें ऐसे लिखा हुआ था कि x एक्स पे तो वोल्टा ली हुई थी वोल्ट में, और y एक्स पे देखो, इसमें ग्राफ जो है उल्टा भी बना देते हैं कई बार, एम्पियर करंट, x एक्स पे i ले लेते हैं, y एक्स पे v ले लेते हैं, वो भी चलता है। ठीक है ना, इस पे ग्राफ था वो इस तरह था, कुछ बिंदु लिए हुए थे और वो इस तरह से थे। x एक्स पे ये मान लिखा था 0.1 वोल्ट, ये मान लिखा था 0.2 वोल्ट, ये मान लिखा था 0.3 वोल्ट, इस तरह से चल रहे थे। और इधर धारा के मान भी कुछ इस तरह से ही लिखे हुए थे, धारा के मान भी कुछ इस तरह से ही लिखी हुई थी। धारा इधर लिखी हुई थी 0.0, 0.1 का हाफ लिखा हुआ था, 0.05, 0.10, 0.15 एम्पियर में। और आपसे पूछा गया बताओ चालक का प्रतिरोध कितना होगा, इसकी सहायता से हमें R का मान ज्ञात करना था। क्वेश्चन बहुत इजी था। ठीक है ना, अब आपको R का सूत्र, या तो कोई दो बिंदु उठा लो बेटा, या तो कोई दो बिंदु ले लो और उन बिंदुओं से अपन फिर ये सूत्र काम में ले लो, या किसी एक पर्टिकुलर बिंदु से भी ज्ञात करेंगे ना। ग्राफ आपका रेखीय है तो भी R उतना ही आएगा। तो जैसे सपोज मैंने दो बिंदु मान लिए कि ये बिंदु ले लिया A और इस बिंदु को मान लिया B, ये जो अंतर होगा वो क्या होगा, डेल्टा V, ये जो अंतर होगा वो क्या होगा, डेल्टा I। तो R का सूत्र हुआ बेटा डेल्टा V बटा डेल्टा I। डेल्टा V का मान चेक कर लो, 0.2 माइनस 0.1, 0.2 माइनस 0.1 अपॉन डेल्टा I जब सॉल्व करेंगे तो 0.10 माइनस 0.05, 0.10 माइनस 0.05, और अब आप इसको हल करोगे 0.2 माइनस 0.1 कितना हो गया, 0.1 अपॉन 0.10 में से 0.05 माइनस कर लो, ये आपका 0.05, ये पॉइंट हटाओगे ऊपर 100 से मल्टीप्लाई, ये पॉइंट हटाओगे नीचे 10 से मल्टीप्लाई, ये काट दो, 5 का 10 में डिवाइड कर लो, 2 हो, ये आपका आंसर आया। आप किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से भी कैलकुलेट करो, मैं तो इसी से कैलकुलेट करूंगा। इसी पॉइंट पे V चेक कर लो 0.2 है, I चेक कर लो 0.10 है, R कितना हो गया 0.2 अपॉन 0.10, 0.20 अपॉन 0.10, काट लो सब कुछ, R कितना आ गया 2 हो। इस तरह से हम इसको हल कर लेते हैं, ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, तो कई बार ग्राफ से प्रतिरोध पूछ लेता है, जनरल ऐसे हम याद करते हैं, कई बार वैल्यूज गिवन होती है, ग्राफ पूछ लेता है, तो ग्राफ हमको अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बेटा ओम के नियम की व्युत्पत्ति। थैंक यू।